एक जाइगोट बन जाता है। जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होता है, वो बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होता है बेबी में, एंड देन द बर्थ ऑफ बेबी टेक्स प्लेस आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उसमें क्या होता है कि जो ये पूरा का पूरा पीरियड होता है ना, जिसमें जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और उसके बाद फाइनली बेबी में कन्वर्ट होकर और नया एक नया बेबी वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस प्रोसेस को, इस पीरियड को, ये जो पूरा टोटल टाइम पीरियड लगता है, इस टोटल टाइम पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। GESTATION, जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, ये जो पीरियड हो गया जेस्टेशन पीरियड। अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि चलिए, हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया, हमने रिप्रोडक्शन का सारा प्रोसेस देख लिया, उसके बाद जो नया, आइदर इट इज अ गर्ल और इट इज अ बॉय, जो भी नया बेबी जो पैदा हुआ, जो नया बेबी प्रोड्यूस हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बेबी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। जो टेक्निकल लैंग्वेज है, जो बायोलॉजिकल लैंग्वेज है, उसमें क्या बोलते हैं कि पेरेंट्स, पेरेंट्स में हो गया मेल एंड फीमेल, तो पेरेंट्स हो गए, और इनसे होता है जो अगला जो जनरेशन होता है उनको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, या फिर एक और बायोलॉजिकल टर्म होता है प्रोजनी, PROGENY, प्रोजनी। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेल है, तो मेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल मेल के जो हेयर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनमें जो मेल है, जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट के जो बाल हैं, उनका कलर मान लीजिए ब्राउन है। ठीक, और जो फीमेल है, फीमेल के जो बाल हैं वो हमने मान लिया कि वो ब्लैक कलर के हैं। तो अब क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि अ, जो ऑफस्प्रिंग यानी कि जो प्रोजनी जो पैदा हुआ, नया बच्चा जो पैदा हुआ, तो उसके बाद हो सकता है ब्लैक कलर के हो सकता है उसके कलर जो कलर है, बालों का कलर है, वो ब्राउन कलर का हो, और हो सकता है कोई एक कलर होता है जिसको बोलते हैं टैन, TAN। जैसे बोलते हैं ना कि अगर हमारी स्किन पर टैनिंग हो गई है ना, तो टैनिंग का मतलब ये होता है कि स्किन जो है उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया। तो ब्राउन और ब्लैक के बीच का जो एक कलर होता है उसको हम बोल देते हैं टैन कलर, TAN, टैन कलर। हो सकता है उसके जो हेयर्स हो वो टैन कलर के हों। तो हम ये कहते हैं कि जब भी कभी प्रोजेनी डेवलप होती है, जब भी कोई नया जनरेशन पैदा होती है, तो नए जनरेशन में हो सकता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसके फादर के हो सकता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसके मदर के हों। तो फादर के और मदर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनका जो भी कॉम्बिनेशन बनता है, उसको हम ये बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको हम ये बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो ऑफस्प्रिंग होगा, ऑफस्प्रिंग में कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज में स्टोर होते हैं? जो नया ऑफस्प्रिंग डेवलप हुआ ना, ये उसके DNA में स्टोर होते हैं। ये उसके DNA में स्टोर होते हैं। अब जो डीएनए है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? आप जानते होंगे, डीएनए को बोलते हैं डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड। एसिड। हाँ, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, ये होता है डीएनए। ठीक है, डीएनए के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है आपके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। फॉर एग्जांपल, फादर को बहुत तेज गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। मदर को और भी ज्यादा तेज गुस्सा आता है, उन्हें तो और भी ज्यादा छोटी बातों पर बड़ी तेज गुस्सा आ जाता है। अब जो बच्चा है, जो ऑफस्प्रिंग है, उसे गुस्सा आता ही नहीं है, उसे गुस्सा आता ही नहीं है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की बात करी। फॉर एग्जांपल, फादर बहुत आलसी, बहुत ज्यादा नींद आती है। मदर और भी ज्यादा आलसी, और ज्यादा नींद आती है। जो बच्चा होगा
पता चला वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो गया फादर और मदर की, यानी कि डीएनए गॉट रेप्लिकेटेड, रेप्लिकेटेड मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बच्चा पैदा हो गया, है ना, कि उसकी आदतें बिल्कुल अपने मम्मी पापा जैसी। उसके बाद क्या हुआ, ये आदत उसके अंदर और इकट्ठी हुई और धीरे धीरे और डेवलप होती चली गई। फिर उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, उसकी जो वाइफ थी पता चला उसको भी बहुत ज्यादा सोने की आदत थी। अब क्या होता है कि जो उनके बच्चे हुए यानी कि उनकी जो ऑफस्प्रिंग हुई, उनकी जो प्रोजेनी हुई, जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, तो पेरेंट्स की जो पहली जनरेशन होती है, जैसे मान लीजिए हमारे ग्रैंडफादर थे और ग्रैंड मदर थी, तो हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर जो है उनसे हमारे फादर पैदा हुए। फिर हमारे जो मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंड मदर थी, यानी कि हमारे नाना जी और नानी जी जो थे, तो उनके कॉम्बिनेशन से हमारी मदर पैदा हुई। ठीक है, तो मेरे जो फादर थे, जो मतलब मेरे ग्रैंडफादर हो गए, पैटर्नल ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, और मैटरनल ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, उनको तो हम बोलेंगे पेरेंट जनरेशन, उनको तो हम बोलेंगे पेरेंट जनरेशन, पेरेंट जनरेशन। उसके बाद कौन आया, उसके बाद एक तरफ तो आई हमारी मदर और एक तरफ आए हमारे फादर, उनके कॉम्बिनेशन से हम पैदा हुए। तो जो हमारे मदर और फादर थे वो क्या हो गए, वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, ग्रैंड पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन से वो पैदा हुए। तो उसको मैं बोलूंगा, उनकी जनरेशन को हम बोलेंगे F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। फिर हमारे मदर फादर के कॉम्बिनेशन से हम पैदा हुए, तो हम क्या हो गए, हम हो गए F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। अब क्या था, अब ये है कि भाई जब लड़के की शादी हुई तो उसकी जो वाइफ थी पता चला उसको भी बहुत ज्यादा तेज नींद आया करती थी। अब क्या हुआ कि उनके जो बच्चे हुए उनको भी बहुत ज्यादा नींद आने लगी। तो धीरे 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 जैसे 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 जनरेशन बाई जनरेशन आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इकट्ठी होती जा रही है, यानी कि एक्यूमुलेट होती जा रही है। एक्यूमुलेशन इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि कुछ आदत सोने की मदर फादर को थी, फिर उसके बच्चे जो हुए उनको और ज्यादा वो डेवलप हो गई आदत, क्योंकि उनके अंदर मदर की और फादर की दोनों की आदतें इकट्ठी होकर आ गई, तो और ज्यादा उसके अंदर सोने की आदत थी। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद जब उसकी शादी हुई तो उसके जो बच्चे हुए उनको उससे भी ज्यादा और सोने की आदत हो गई। तो वो जो सोने की आदत थी वो एक्यूमुलेट होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई, और फाइनली एक टाइम ऐसा आ गया कि जब आगे एक जनरेशन पैदा हुई तो पता चला वो सोती ही रह गई जनरेशन, अब वो उठ ही नहीं पा रही है, क्योंकि उनको बस सोना ही आता है और कुछ आता नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है कि डीएनए जो है ना, डीएनए की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि इट डज नॉट प्रोड्यूस द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ, वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस नहीं करता। मैंने आपको बताया था, हो सकता है आपके मदर को बहुत तेज गुस्सा आता हो सकता है आपके फादर को बहुत तेज गुस्सा आता हो। अगर ये आदत एक्यूमुलेट हो जाए, मतलब इकट्ठी हो जाए, उनको भी आता है, उनको भी आता है, दोनों हस्बैंड वाइफ को दोनों को बहुत गुस्सा आता है, उनका जो बच्चा है उनको और ज्यादा, क्योंकि वो उसके कॉम्बिनेशन से बना है। तो उसके अंदर मदर का भी गुस्सा इकट्ठा है, उसके अंदर फादर का भी गुस्सा आ रखा है, उसको और ज्यादा गुस्सा आता है। उसके जो अगली जनरेशन हुई उसको और ज्यादा गुस्सा आता है। तो क्या हो गया कि वो जो डीएनए की अगर एग्जैक्ट कॉपी हुई तो वो इतनी ज्यादा एक्यूमुलेट हो गई, एक्यूमुलेट हो गई, एक्यूमुलेट हो गई कि एक जनरेशन की पता चला एक जनरेशन के दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया। जब आपको गुस्सा आता है तो गुस्से में आप उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हो, ठीक है। बाद में जब आपका मन एकदम शांत हो जाता है, जब आप सोचते हैं तब आपके मन में आता है कि चलो ठीक है गुस्सा आने वाली बात थी, पर यार इतनी बात, इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए था, और अगर गुस्सा आया था तो इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था, आपने अपने दोस्त को इतना बुरा भला बोल दिया। ठीक है, ये सबके साथ होता है। ठीक, तो अब ये जो एक्यूमुलेशन है, एक्यूमुलेशन इज वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी, एक्यूमुलेशन इज वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बीइंग्स एंड फॉर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये जो एक्यूमुलेशन है, ये एक्यूमुलेशन बहुत डेंजरस होता है। तो कुछ सिस्टम ही ऐसा है डीएनए का, कुछ सिस्टम ही ऐसा है कि वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी कभी प्रोड्यूस नहीं करता। और आप कहेंगे जी कैसे नहीं करता, वो ऐसा होता है कि डीएनए जब भी अपनी कॉपी प्रोड्यूस करता है वो रिप्रोडक्शन में ही होता है। रिप्रोडक्शन में क्या हुआ
रिप्रोडक्शन में मैन के कुछ क्रोमोसोम्स और वुमेन के कुछ क्रोमोसोम्स वो कंबाइन होते हैं। जब फ्यूजन होता है ना गैमीट्स का, जब मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स का जब फ्यूजन होता है ओविडक्ट में, तो वो जो फ्यूजन होता है उस फ्यूजन के दौरान जब जाइगोट डेवलप होता है तब ये डिपेंड करता है कि उसने उसके कौन से वाले जीन्स का कॉम्बिनेशन करा। ये डिटेल में हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ डीएनए पर हम फोकस करते हैं। तो डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स होते हैं बहुत बारीक बारीक, बहुत स्मॉल स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और उसके अंदर जीन्स होते हैं। डीएनए के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स, जीन्स हमेशा पेयर में होते हैं। तो पेयर का मतलब क्या है ये ध्यान से समझिए। हम ये कहते हैं डीएनए हमेशा, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के अंदर जीन्स, और जीन्स हमेशा पेयर में होते हैं। इसका मतलब डीएनए हमेशा दो सेल बनाता है, ठीक है। और अगर उसने एग्जैक्टली दोनों सेल एक जैसे ही बना दिए तो वो सेल ज्यादा चल नहीं पाते, उनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती, वो डाई अप कर जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो एक जैसे सेल डीएनए बनाता नहीं। होता ये है कि एक्यूमुलेशन तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आता था, वो गुस्सा एक्यूमुलेट हुआ, पेरेंट्स को और ज्यादा आने लगा, उनके बच्चों को और ज्यादा आने लगा, उनके बच्चों को और ज्यादा आने लगा, और फाइनली उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया जो नई जनरेशन पैदा हुई। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हाइपर टेंशन नहीं रहते थे, वो हमेशा टेंशन नहीं रहते थे क्योंकि उनको गुस्सा इतना ज्यादा आता था, उनका ब्लड प्रेशर इतना हाई रहता था, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन इज डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स। तो डीएनए एप्लीकेशन में क्या होता है, वेरिएशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब जब डीएनए, हमारा डीएनए जब हमारे बच्चे के अंदर जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें वेरिएशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं, मतलब मेरे को बहुत तेज गुस्सा आता है तो मैं कभी शांत रहता ही नहीं हूँ, है ना। तो उसमें अगर मैं गुस्से को बोल दूं एंगर, गुस्से को अगर हम बोल दें एंगर, और एंगर को अगर हम बोलते हैं कैपिटल ए, एंगर को अगर हम बोलते हैं कैपिटल ए, तो एंगर इज अ फीलिंग, एंगर इज अ करेक्टरिस्टिक। अगर मैं इसको बोल दूं कैपिटल ए, तो ये कैपिटल ए अकेला नहीं होगा, इसके साथ में स्मॉल ए भी होगा। स्मॉल ए, स्मॉल ए का मतलब क्या है, स्मॉल ए का मतलब ये होता है कि भाई अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसके अंदर एक तो कैपिटल ए मतलब एंगर की करेक्टरिस्टिक तो है, शांत रहने की करेक्टरिस्टिक भी है। लेकिन जब जाइगोट फॉर्मेशन हुआ था, जब जाइगोट फॉर्मेशन हुआ था मतलब जब आप अपने मदर के वॉम्ब के अंदर थे, या जब मैं अपनी मदर के वॉम्ब के अंदर था और जब जाइगोट फॉर्मेशन हुआ था, तो जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान क्या हुआ कि मेरा जो दो पेयर्स थे ना जीन्स के, जीन्स के दो पेयर होते हैं। जीन्स कहाँ होती है, क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम कहाँ होता है, डीएनए में। तो ये जो दो पेयर्स थे, इसमें ये वाला डोमिनेट कर गया, डोमिनेंट, ये होता है डोमिनेंट जीन। और ये जो है, ये हो गया, इसको बोलते हैं बेटा रिसेसिव जीन। जीन्स ऑलवेज एग्जिस्ट। अरे मेरी बात तो समझ में आ रही है ना सभी को? यस सर। हाँ ठीक जी है, सर। यस सर। है ना। सर एक, एक डाउट है। हाँ, एक होता है डोमिनेंट जीन, एक होता है रिसेसिव जीन। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जीन्स मेरे अंदर हैं तो सही, लेकिन जब जाइगोट फॉर्मेशन हुआ था तो मेरा ये वाला जीन्स जो है ये उस टाइम डोमिनेट कर गया। मतलब कॉम्बिनेशन में, फ्यूजन में ये वाला जीन्स जो है, ये वाला जीन्स कंबाइन कर गया, जो है मेरे फादर का ये वाला जीन्स मेरी मदर के दूसरे वाले जीन्स के साथ कंबाइन कर गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला जीन्स मेरे अंदर नहीं होगा, ये होगा। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट, डोमिनेंट नेचर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नेचर जो दूसरे को दबा कर रखता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि एंगर वाले नेचर ने शांत रहने वाले नेचर को दबा दिया, उस कैरेक्टरिस्टिक को दबा दिया, ठीक। तो इसका मतलब कि मेरे अंदर शांत रहने वाले जीन्स भी हैं, लेकिन जो गुस्सा आने वाले जीन्स है वो ज्यादा डोमिनेंट है। तो इसलिए मुझे जरा जरा सी बातों पर गुस्सा आ जाता है।
अब क्या होगा, अब होता है जो मेरा ऑफस्प्रिंग मतलब मेरे बच्चे पैदा होते हैं, तो जब मेरे बच्चे पैदा हुए तो रिप्रोडक्शन के दौरान जो जाइगोट फॉर्मेशन वाला जो प्रोसेस है मेरा और मेरी वाइफ का, जो जाइगोट फॉर्मेशन वाला प्रोसेस है, उस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ, जब जाइगोट डेवलप हो रहा था ना, तो मेरे अंदर जो जीन्स थे वो गुस्से वाले भी थे और शांत रहने वाले भी थे, लेकिन मेरे अंदर तो गुस्से वाला डोमिनेंट था। ठीक, मेरी वाइफ के अंदर शांत रहने वाला डोमिनेंट था। वो शांत रहने वाला जो जीन्स था वो मेरे गुस्से वाले जीन्स को डोमिनेट कर गया। तो अब जब मेरी अगली स्पीसीज पैदा हुई, जो मेरी अगली जनरेशन पैदा हुई, पता चला उसको गुस्सा ही नहीं आता। समझ गए? तो ये कॉम्बिनेशन जो है, ये कॉम्बिनेशन, कि हमें गुस्सा आता था, हमारी वाइफ को बहुत तेज गुस्सा आता था, लेकिन बच्चे को गुस्सा नहीं आता, तो दिस इज कॉल्ड वेरिएशन, दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग ऑफ द चेन। तो जो वो चेन ब्रेक होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी जो चेन ब्रेक होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी जनरेशन को, किसी भी प्रोजेनी को, अगर ईयर आफ्टर ईयर एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलते रहने। ठीक है, क्योंकि वेरिएशन इज द लॉ ऑफ नेचर, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, वो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर यहाँ पर भी लागू होता है। कि जो वेरिएशन है वो वेरिएशन इन द सेंस, फॉर एग्जांपल, कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा ताकत थी, बहुत मेहनत करते थे, बहुत काम करते थे, लेकिन दिमाग नहीं था उनमें। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की बात करते हैं, फिर ग्रैंड पेरेंट्स आए, ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर ताकत तो थोड़ी कम हो गई लेकिन दिमाग थोड़ा सा बढ़ गया, तो वेरिएशन हुआ ना कैरेक्टरिस्टिक में। तो दिस वेरिएशन इज नेसेसरी, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जब जमाना चेंज हुआ, जब जमाना चेंज हुआ, एक बच्चा जब डेवलप होता है 25-30 साल का होता है, तब जाकर नई जनरेशन पैदा होती है। ठीक है, तो जब नई जनरेशन पैदा हुई तो नई जनरेशन को थोड़ा चेंज चाहिए था। ठीक, हम जब छोटे थे, या जब हमारे पेरेंट्स छोटे थे, हमारे पेरेंट्स ये बोलते थे कि अरे जब हम छोटे थे हमें तो इस उम्र में कुछ भी नहीं आता था, तुम लोगों को तो बहुत कुछ आता है, हमारे बच्चे तो बड़े तेज हैं। तो वो जो तेज है वो चीजें क्या है कि जनरेशन के साथ साथ जनरेशन के साथ साथ वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पता चला कि आज के जमाने में अगर महाराणा प्रताप पैदा हो गए तो पता चला कि जरा सा दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा ही टूट गया, इतनी ज्यादा ताकत है। ठीक है, तो ये वेरिएशन के साथ साथ जो जनरेशन होती है, जनरेशन के साथ वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन अगर नहीं होगी, एक्यूमुलेट होने लगी अगर चीजें, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप जनरेशन के साथ मिक्सअप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बताइए। सर ये जो डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन्स है, जैसे कि सर डोमिनेंट जीन्स जो होते हैं हमेशा फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि दो ट्रेट्स है, एक एंगर वाला एक शांत वाला, तो कभी भी ऐसी सिचुएशन हुई तो हमेशा एंगर वाला ही डोमिनेट करेगा, ऐसा कुछ ना फिक्स्ड ना होता ना है या ना, ऐसा नहीं फ्लेक्सिबल है, होता है? एंगर का मतलब ये नहीं है कि वो गुस्सा है, वो ज्यादा एंगर वाला जीन्स है तो वो उसको डोमिनेट कर जाएगा, नहीं, ये नहीं होता। एक्चुअल में कुछ हद तक होता भी है, वो मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा किस तरीके से होता है। मतलब अगर एंगर ये वाला और ये वाला है ना, पेयर में ही एग्जिस्ट करता है जीन्स। अगर मतलब ये तो इसको सप्रेस कर ही देगा। फिर मैंने कहा कि एक कॉम्बिनेशन ये है, कैपिटल ए, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये है स्मॉल ए, मतलब ये शांत रहने वाला जीन्स है, ये गुस्सा आने वाला जीन्स है। तो हमने कहा कि ये वाला पेयर अगर इस वाले पेयर के साथ कंबाइन कर गया, तो यहाँ पर मान लो ये दोनों आ गए, कॉम्बिनेशन इन दोनों का हो गया, तो अब ये दोनों ही शांत रहने वाले जीन्स है, रिसेसिव जीन्स है। तो इसका मतलब क्या है कि अब उसको गुस्सा आएगा नहीं, मतलब उसको कम गुस्सा आएगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन होते हैं अलग अलग तरीके के, इसको मैं मैट्रिक्स बनाकर आपको हेरिडिटी वाले चैप्टर में समझाऊंगा। मतलब ये कहने की चीज है कि अगर मान लीजिए मदर की हाइट बहुत अच्छी है, फादर की हाइट बहुत अच्छी है, तो जरूरी नहीं है कि बच्चे की भी हाइट बहुत अच्छी हो सकता है बच्चे की हाइट कम रह जाए, क्योंकि आपका एक तो हो गया टॉलनेस वाला जीन, टॉलनेस वाले जीन को बोलते हैं कैपिटल टी, और ड्वार्फनेस वाला जीन्स यानी कि छोटेपन वाले जीन्स को बोलते हैं स्मॉल टी। अगर स्मॉल टी के साथ कंबाइन हो गया, मतलब अगर मदर की हाइट अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर छोटेपन के कम हाइट के जीन्स नहीं होंगे, उनके अंदर कम हाइट के जीन्स भी होंगे। अगर फादर की हाइट अच्छी है तो उनके अंदर भी कम हाइट के जीन्स भी होंगे। तो कई केसेस में आपने ऐसा देखा होगा कि मदर और फादर दोनों की हाइट बहुत अच्छी है, लेकिन जो प्रोजनी है, ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चे हैं, उनकी हाइट उतनी अच्छी नहीं।
और कई केसेस में आपने देखा होगा कि मदर और फादर की हाइट कम है लेकिन बच्चों की हाइट बहुत अच्छी है। तो ये जो केसेस होते हैं ना, ये केसेस सारे के सारे ये डीएनए रेप्लिकेशन पर बेस्ड होते हैं। ये डीएनए रेप्लिकेशन पर बेस्ड होते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्यूमुलेट करते चले जाए ना, तो जो जिराफ है, जिराफ की भी अगर हम देखें तो जिराफ की भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते उनके बच्चे। जिराफ, कोई जिराफ बहुत लंबा है, फादर जिराफ और मदर जिराफ बहुत छोटा है, लेकिन जब उनका बेबी हुआ और वो पूरा डेवलप हो गया, डेवलप होने के बाद में मतलब जो भी उसकी एज होती होगी 8 साल 10 साल में जब वो डेवलप हो जाता है, तो उस टाइम पर जरूरी नहीं है कि वो जिराफ भी उतना ही लंबा हो, वो थोड़ा छोटा भी हो सकता है हमसे। ठीक है, हाँ, जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है, जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है। तो ये जो वेरिएशन है, दिस वेरिएशन इज नेसेसरी, जो एटमॉस्फेयर के साथ, सराउंडिंग्स के साथ खुद को एडजस्ट कर पाए, तो इसलिए वेरिएशन बहुत जरूरी है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में जब भी रिप्रोडक्शन में आपसे डीएनए रेप्लिकेशन पूछा जाए, तो आप डीएनए रेप्लिकेशन में सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि एक्यूमुलेशन इज डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग्स, सो वेरिएशन इज नेसेसरी, एंड वेरिएशन इन जीन्स does not produce the exact copy of the parent generation in the offspring generation। आप वो देखकर कोई कह सकता है भाई ये तो अपनी मदर जैसी लगती है, भाई ये अपने फादर जैसे लगते हैं, लेकिन क्या आप एग्जैक्ट उनकी कॉपी है? नहीं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। एग्जैक्ट कॉपी होंगे तो डेंजरस फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। डेंजरस क्या हो गया चीज? डेंजरस चीज यही हो गई कि बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही पैदा हो गए जैसे आपके फादर थे, आप बिल्कुल एग्जैक्टली फादर के जैसे ही दिखते हो, तो आपको देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। ठीक, तो बहुत ज्यादा सिमिलर दिखने वाले भी जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, बहुत ज्यादा सिमिलर दिखने वाले भी होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी कोई नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन does not produce exact copy of the parents in the offspring generation। ऑफस्प्रिंग में एग्जैक्ट कॉपी नहीं प्रोड्यूस करते, और उसका रीजन यही है कि वेरिएशन इज नेसेसरी फॉर द जनरेशन टू ग्रो इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर। बताइए जी, सभी को क्लियर है? हाँ जी सर। और सर यहाँ पे आपने लिखा हुआ है F1 और F2 जनरेशन, तो यहाँ पे F क्या है? एफ जो होता है ना, ये जो हमारा पेरेंट जनरेशन हो गया, और ये F1। अब एफ का तो ऐसा सच कोई रीजन, मतलब कोई ऐसा नाम नहीं है, F1 जनरेशन बोलते हैं बस, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। उसके बाद हो सकता है F3 जनरेशन भी आती हो, लेकिन अपने सिलेबस में बस F2 जनरेशन तक ही है। ओके सर। अपने सिलेबस में F2 जनरेशन तक ही है। और ये जो वेरिएशन है ना डीएनए का, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में देखा जाए ये नेसेसरी नहीं है। जो प्लांट्स भी हैं, अगर आपने कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करी हो, तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स ये कहते होंगे, बात करते होंगे, अरे तुम्हें क्या पता, हमारे जमाने में जो आम आता था वो इतना बड़ा आम आता था, और वो एक ही आम आप खा लो तो आपका पेट भर जाता था। आजकल तो आप 3 4 आम खाओगे तब जाकर आपका पेट भरेगा। हमारे जमाने में जो एप्पल आते थे वो तो इतने बड़े बड़े एप्पल आते थे। तो वो क्या है, वो ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं, आप भी कई बार उनकी सेम बातें सुन सुनकर बोर हो चुके होंगे। वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा होता ही था। वो ये कहते थे कि हमारे जमाने में जो चीजें थी वो बहुत अच्छी आया करती थी, खाने पीने की चीजें, और आज उतनी अच्छी नहीं आती है। तो वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो सही बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स में वेरिएशन आया है, जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स में वेरिएशन आया है, उसी तरीके से जो प्लांट्स हैं उनमें भी वेरिएशन आया है। कोई कहता है हमारे जमाने में इतने बड़े बड़े आलू पैदा होते थे, अब तो इतने इतने पैदा होते हैं, है ना? तो ठीक है, वो सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। ठीक है ना? अगर आप कभी भी वो देखें, क्या कहते हैं उसको, गूगल पर कभी आप सर्च करिएगा, मैंने अभी एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले महाराणा प्रताप के बारे में। तो जो महाराणा प्रताप थे या पृथ्वीराज चौहान थे, तो इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया है। और ये बताते थे कि 7 टन की, 7 टन की जो उनकी वो होती थी ना, वो प्रोटेक्ट करने के लिए जो ढाल होती है वो 7 टन की होती थी। ठीक, और वो जो ढाल थी, उस ढाल से वो मतलब जो दुश्मन जो होते थे, एनिमीज जो होते थे, उनको वो धकेल देते थे, 100 सैनिकों को पीछे धकेल देते थे। तो क्या वो चीज आज के जमाने में आपने देखा है? नहीं। कि क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंज आता गया, चेंज आता गया। महाराणा प्रताप के भी बच्चे हुए होंगे, उन बच्चों के भी बच्चे, उन बच्चों के भी बच्चे, उन बच्चों के भी बच्चे। नो डाउट उनमें और लोगों से ज्यादा थोड़ी ताकत होगी,
लेकिन क्या वो एग्जैक्ट ऐसे ही है कि 7 टन की कोई भार जो ढाल होती है वो उठा ले? ठीक, तो ऐसा होता था। ये वेरिएशंस हुई, टाइम के साथ साथ वेरिएशंस हुई, आगे आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा वेरिएशंस होंगी। ठीक है, तो वो वेरिएशंस सोसाइटी के लिए, जनरेशंस के लिए अच्छी होती है, खराब नहीं होती। बताइए जी, सभी को क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। और सर फिर जी से बताना सर फिर से बताना Excuse क्या? me, sir. हाँ जी सर बताओ। फिर से बताना ये अच्छा, जो शुरू से सर बताया वो मेरे को सारा ये बता दूं फिर पूछना से? था। एक मिनट एक एक करके बोलिए, बताइए क्या कह रहे हैं। अनुभव बोलो, क्या सर कह मैं रहे थे? बोलूं? हाँ बोलो। सर मेरे को ये पूछना था कि मतलब वेरिएशन होती है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें अपने पुरानी वाली जनरेशन से, तो आजकल की जो मतलब जनरेशन होती हैं वो फिजिकली और मेंटली इतनी प्रोन क्यों होती है डिसऑर्डर से, मतलब इतना वीक क्यों? अगर वेरिएशन है तो सर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। नहीं, स्ट्रॉन्ग भी तो है, स्ट्रॉन्ग भी तो है भाई। अगर हो सकता है कि हम, हमारी जो जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा प्रोन हो टू वेरियस डिजीजेस। ठीक है, लेकिन जो एक अच्छी चीज है वो क्या है कि अगर मान लीजिए मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो होती हैं या जो टेक्निकल थिंग्स हैं, उनमें शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जनरेशन बाई जनरेशन दिमाग बढ़ता जा रहा है, दिमाग बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है जो नेचर है, हो सकता है नेचर की ये भी डिमांड हो कि अब जो है, अब मेंटली अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप स्ट्रांग माने जाएंगे, फिजिकल स्ट्रांगनेस शायद उतनी नेसेसरी नहीं है। तो फिजिकल स्ट्रांगनेस एक लेवल तक ठीक है, लेकिन उसके बाद मेंटल स्ट्रांगनेस की जरूरत है। तो ये डिपेंड करता है, ये एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। कई जगह ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए हम किसी ऐसी जगह पर पैदा हो जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बरसात होती रहती है, हर वक्त बरसात ही होती रहती है वहां पर, ठीक, और हम वहां पर पैदा होते हैं, तो जो हमारा मतलब रिप्रोडक्शन के दौरान जो हमारा जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, हम जाइगोट थे, फिर हम एम्ब्रियो में डेवलप हो गए, फिर एम्ब्रियो के बाद हम बेबी बनकर फाइनली दुनिया में आ गए, पैदा हो गए। तो उस दौरान जो हमारा सराउंडिंग्स थी, हमारी बॉडी उन सराउंडिंग्स के लिए भी तैयार हो गई। ठीक है, तो हम उन सराउंडिंग्स में हम अच्छे से पल जाएंगे कि बारिश होगी तो हम उस बारिश को सह लेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरी जगह, जो कोई बहुत गर्म जो बहुत गर्म किसी कंट्री में पैदा हुआ है, उसको अगर हम वहां पर लेकर आएंगे जहां पर हर वक्त बरसात होती रहती है, हर वक्त बारिश होती रहती है, तो शायद वो वहां पर अडेप्ट ना कर पाए। तो इसलिए जो वेरिएशन है ना, वो वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई गर्म कंट्री में कोई पैदा हुआ है, और वो गर्म कंट्री में जो पैदा हुआ है वो अगर वहां पर आ जाए, कहीं ऐसी जगह पर आ जाए जो बहुत कोल्ड है कंट्री, ठीक, तो उसके जो बच्चे कोल्ड कंट्री में पैदा होंगे, वो कोल्ड कंट्री के हिसाब से अपने जो डीएनए है, वो डीएनए का उसी हिसाब से चेंजेस हो जाएंगे डीएनए, कि वो उस ठंडक को रेसिस्ट कर पाए। तो ये चीज जो है ना, ये बहुत जरूरी है। तो अगर हो सकता है कि ऐसा, ये तो लोग कहते हैं कि हाँ भाई पहले के लोग बहुत स्ट्रांग होते थे, आज के लोग उतने स्ट्रांग नहीं है, तो वो फिजिकल स्ट्रांगनेस की बात कर रहे हैं, वो मेंटल स्ट्रांगनेस की बात कर ही नहीं रहे हैं। पहले के लोग इतने सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते थे, आज लोग इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक चीज में कहीं ना कहीं कुछ कमी हुई है, तो दूसरी चीज में डेवलपमेंट भी हुआ। समझ गए? हाँ हाँ जी सर। जैसे कि अगर हम मेंटल देखें, मतलब अगर हम मेंटल स्ट्रेंथ भी देखें, तो तो सर मतलब कि बहुत सारी मतलब एंजाइटी और डिप्रेशन, मतलब ये भी तो ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है आज की जनरेशन में। तो वो तो उसकी वजह से है ना, वो किसी एक में नहीं है ना, वो किसी एक में नहीं है, वो सभी में है। वो किसी एक में नहीं है, वो सभी में है। वो तो सिर्फ, वो तो मेंटल स्टेट की बात हो गई कि अगर आप किसी चीज को बिल्कुल मन से लगाकर बैठे हैं कि नहीं मुझे यही करना है, मुझे यही करना है, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, वो तो डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे तो वो एंजाइटी तो होगी। किसी भी चीज को लेकर अगर आप सोचोगे कि ये चीज मुझे इतने ही टाइम में करनी है, ये ऐसे ही करना है, तो वो तो अलग चीज हो गई ना। वो तो अलग चीज हो गई कि भाई अगर आप डिसिप्लिन नहीं है किसी चीज में, तो अब उसके लिए भी खुद को दोष देना, ठीक है। कई बार चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं, कई बार चीजें अच्छी नहीं होती। तो ये तो मतलब सोसाइटी में चल रहा है और सभी के साथ है।
ऐसा नहीं है कि एंजाइटी की प्रॉब्लम सिर्फ मुझे है, एंजाइटी की प्रॉब्लम आप लोगों को भी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल दोगे तो सिर्फ मुझे ही बुरा लगेगा और मैं ही उस चीज को सोचता रहूंगा। मैं अगर आप लोगों को कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा तो आपको भी बुरा लगेगा। तो वो जो चीज है वो तो सोसाइटी में चल रही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसका डीएनए से कोई लेना देना नहीं है। डीएनए जो है, डीएनए तो बेसिकली वेरिएशन पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से थोड़ा वेरिएशन जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी पापा जरा जरा सी बातों में टेंशन ले लेते हैं, यार मेरे से ये नहीं हो रहा, भाई मेरे को ये नहीं आ रहा है, मेरे से ये नहीं हो रहा है। और जो बच्चे हैं वो कहते हैं, अरे पापा क्या आप जरा सी चीज को लेकर बैठे हो, इसमें क्या है, ये तो ऐसे हो जाएगा। तो कई बार पेरेंट्स भी मुंह देखते रह जाते हैं, यार मेरे बच्चे ने मेरे को इतनी चीज सिखा दी। तो वो क्या है, वो डीएनए में वेरिएशन हुआ है। वो वेरिएशन हुआ है कि जिस चीज को लेकर हम टेंस्ड थे, वो चीज हमारे बच्चों में है ही नहीं। हमारा बच्चा उस चीज को लेकर टेंस्ड है ही नहीं। ठीक है ना। तो ये वेरिएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगेन अगर मुझे टेंशन लेने की आदत है, मेरे बच्चे को और ज्यादा टेंशन लेने की आदत है, उसके बच्चे को और ज्यादा टेंशन लेने की आदत है, तो टेंशन गेट्स मल्टीप्लाइड। वो मल्टीप्लाई होगी और अल्टीमेटली जो हमारी फाइनल जनरेशन है वो शायद खत्म ही हो जाएगी। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जो आप हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, एक्सटिंक्ट स्पीसीज जैसे डायनासोर। तो डायनासोर सिर्फ कहानी नहीं है, डायनासोर थे, लेकिन उनके जो डीएनए थे, उनके डीएनए में रेप्लिकेशन टाइम के साथ हुआ ही, उनके डीएनए में वेरिएशन टाइम के साथ हुआ ही नहीं। डीएनए रेप्लिकेट करता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, एक्यूमुलेट होता चला गया, फाइनली वो जो स्पीसीज थी वही खत्म हो गई, आगे वो पैदा ही नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा देयर इज अ कैंपेन नोन एज सेव द टाइगर्स। तो टाइगर्स जो हैं, टाइगर्स में यही चीज चल रही है कि टाइगर्स लगातार टाइम के साथ साथ स्ट्रॉन्ग 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 होते जा रहे हैं। तो वो चीज भी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। तो वो जो लगातार स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, उनकी जो स्ट्रॉन्गनेस है, उनकी स्ट्रॉन्गनेस उन्हीं के लिए नुकसानदायक है कि वो अब जो बाकी जो चेंजेस हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो वो चीज होती है, वेरिएशन बहुत जरूरी है। इसी वजह से जो लेबोरेटरी में इतने रिसर्च चल रहे हैं वो इसी वजह से चल रहे हैं कि किस टाइगर का किस टाइगर्स के साथ मीटिंग कराई जाए, ताकि जो आने वाली जो स्पीसीज हैं उनमें वेरिएशन आने शुरू हो जाए। आपने सुना होगा व्हाइट टाइगर्स, दे आर ऑलमोस्ट गोइंग टू एक्सटिंक्ट, खत्म होने वाले हैं। ठीक। तो ये जो जगह जगह चल रहा है ना कि सेव द टाइगर्स, और उनको टाइगर्स को सेव करने की बात भी क्यों है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको टाइगर मार के खा जाते हैं। अगर वो उनको मार के नहीं खाएंगे तो वही जानवर इतने ज्यादा हो जाएंगे, इतने ज्यादा हो जाएंगे कि उन जानवरों से ही हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जो लाइफ साइकिल है वो चलते रहने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। समझ गए, वेरिएशन। यस सर। Yes, sir. अच्छा, इसके बाद अच्छा, ये तुमने अभी जो भेजा है मेरे को अनमोल, Yes, sir. हाँ ये कौन सा है, एक तो तुमने भेजा मेरे को पीडीएफ, वही देख रहे Yes, हैं sir. ना। PDF, yes, sir. ठीक है ठीक है, एक मिनट खुल जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 39 है Yes, और sir. क्वेश्चन नंबर 40 है, दो क्वेश्चंस हैं। Yes, sir. तो इसमें लिखा हुआ है व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एगशेल, है ना। तो आपको क्या करना है, एगशेल का मतलब होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अगर कहीं पर भी एगशेल लिखा हुआ हो, अगर कहीं पर भी चॉक पाउडर लिखा हुआ हो, अगर कहीं पर भी मार्बल लिखा हुआ हो, तो आप समझ जाना कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 में ऐड कर दिया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर HNO3 में ऐड कर दिया जाए, तो बताइए क्या होगा। अब तो कर लेंगे इस रिएक्शन को, Yes, sir. क्या हो जाएगा बताएंगे। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, कैल्शियम के साथ नाइट्रेट आ जाएगा यानी कि CaNO3 होल ट्वाइस, और हाइड्रोजन के साथ कार्बोनेट आ जाएगा यानी कि H2CO3। समझ गए। Yes, sir. हाँ, व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एगशेल। वो एगशेल देते ही इस वजह से है, इस तरीके के शब्द यूज करते हैं, एगशेल या मार्बल यूज करेंगे या कहीं पर चॉक पाउडर यूज करेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। तो ये आप नोट्स में देखना, मैंने नोट्स में मेंशन कर रखा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में, कि अगर कहीं पर आपको एगशेल लिखा हुआ हो या कैल्शियम का या मार्बल लिखा हुआ हो या चॉक पाउडर लिखा हुआ हो, आपको
आपको उसको कैल्शियम कार्बोनेट ही लेना है। समझ गए? यस सर। उसके बाद है ये मैं बिठा रहा हूँ। तो डीएनए वाला टॉपिक अगर पूछा जाता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये थ्योरेटिकली टॉपिक है, आपको बस थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है कि उसमें वेरिएशन इंपॉर्टेंट होती है। रेप्लिकेशन में हमेशा एक वेरिएशन होती है। रास्ता क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अगला है, इसमें एक क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे। ये जो ह्यूमिड डे दे रखा है ना, इसका भी कुछ मतलब है। ह्यूमिड डे का मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। During the preparation of hydrogen chloride gas on a humid day, the gas is usually passed through the guard tube containing calcium chloride. What is the role of calcium chloride taken in the guard tube? What is the role of calcium chloride taken in the guard tube? Hydrogen chloride gas on a humid day. HCl बनाना है हमको, ह्यूमिड डे में बनाना है। The gas is usually passed through the guard tube. ये मेरे को देख कर बताना पड़ेगा, मैं एग्जैक्टली रिएक्शन नहीं बता सकता क्या होगा इसका, क्योंकि इन्होंने बोला है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हम बना रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन और कहीं ना कहीं क्लोरीन जरूर होगा। द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। यानी कि अगर मैंने सिंपली हाइड्रोजन ले लिया और हाइड्रोजन का रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड के साथ करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि ह्यूमिड डे है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो भाई कैल्शियम अलग हो जाएगा और HCl अलग। मेरे हिसाब से शायद CaOH वोल्टवाइज, क्योंकि वाटर मौजूद है यहाँ पर, और HCl ये बन जाएगा। शायद ये होगा, मैं श्योर नहीं हूँ इसको लेकर, ठीक है ना। इसको मैं देखकर बता दूंगा आपको कि इसका आंसर क्या होगा। मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, पहले वाला श्योर है मेरे को, ओके सर, नो नाइट्रिक एसिड प्रॉब्लम। और कैल्शियम कार्बोनेट वाला। तो इसको मैं एक बार देख लूंगा, देख कर तो मैं बता दूंगा। तो ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर ये जो क्वेश्चन पेपर था एक बार आप ग्रुप में शेयर कर देंगे? अच्छा, ये जो अभी अनमोल ने भेजा है, हाँ जी सर। मैं अभी भेज देता हूँ, सभी को भेज देता हूँ। 2 क्वेश्चंस हैं और दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं। तो ये मैं ओके, ग्रुप पर डाल थैंक यू देता सर। हूँ। हाँ, मैं ग्रुप पर डाल देता हूँ। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए कल मैं मैथ्स कराऊंगा फिर इस वाले बैच में। और अगर आप कहें तो बता दीजिए मेरे को कौन सा चैप्टर स्टार्ट करा दूं, सर्कल्स करा दूं या स्टार्ट, हाँ सर, सर्कल्स। है ना। चलिए सर्कल्स करा देते हैं। सर्कल। हाँ, सर्कल करा देता हूँ स्टार्ट। सर कल टेस्ट होगा ना? 1 मिनट, अरे हाँ मैंने आपका टेस्ट भी तो बोला था, कौन से टॉपिक का बोला था, मैं भूल गया, बताना जरा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सरफेस एनसीईआरटी। एरिया